एक्सप्लेन प्रस्तुत करता है कश्मीर फाइल। मूवी की शुरुआत में 1990 का कश्मीर का सीन दिखाया जाता है, जहां शिव और अब्दुल नाम के दो बच्चे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी अचानक शिव सचिन का नाम लेने लगता है और वहां मौजूद कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता है। वह शिव को पीटने लगते हैं, जिसके बाद उसका दोस्त अब्दुल उसे बचाकर वहां से लेकर किसी तरह से भाग जाता है। यह सन 1990 का समय था, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से रहने का हक छीना जा रहा था। अगले सीन में आतंकवादी फारूक अहमद कराटे को दिखाया जाता है, जो भाषण दे रहा होता है कि वह कहता है, अगर यह कश्मीर हमारा है तो इस पर किसी और का शासन क्यों। अगले सीन में एक लड़की और उसकी माँ को देखते हैं, जो अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद पुलिस उसे कहते हैं कि आगे मत बढ़ो, वहाँ खतरा है। तभी सामने से एक टेररिस्ट उस पुलिस वाले को शूट करके मार देता है और उस औरत से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, जिस वजह से वह औरत उसके मुंह पर थूक देती है और वह आदमी गुस्से में आकर उस औरत को वहीं पर गोली मार देता है। अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं, जिसका नाम पुष्कर था और वह अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था, क्योंकि वह अब तक घर नहीं लौटा था। फिर उसे वह मिल जाता है। पुष्कर अब्दुल को साथ लेकर जा रहा होता है। तभी पीछे से आर्मी की एक गाड़ी आती है और वह कहते हैं कि मेरे साथ चलो, क्योंकि माहौल गर्म है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। पर उस गाड़ी को आतंकवादी बम से उड़ा देते हैं। कराटे अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ पुष्कर के घर में घुस जाता है और वह शिव के फादर को ढूंढ रहे थे, जिस वजह से शिव के पिता चावल से भरे ड्रम में छिप जाते हैं। लेकिन तभी बीटा कराटे को उसके छुपने होने की खबर मिल जाती है और वह ड्रम को गोलियों से भून देता है। श्रद्धा को उसके पति के खून से रंगे चावल को खाने के लिए पेश करता है और कहता है, अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। और फिर इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है वर्तमान समय में। ब्रह्मदत्त नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अभी भी कश्मीर में रह रहा था और यहाँ पर उसे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित वहाँ आता है, जो कि अब दिल्ली में रह रहा था। लेकिन वह अपने साथ अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियों को लेकर आया है, क्योंकि अब पुष्कर की डेथ हो चुकी है। वहाँ आने पर कुछ और लोग भी वहाँ आते हैं, जो कभी पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन इधर कृष्णा को अपनी माँ डैड की मरने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई थी और कब हुई थी। उस बेचारे को ऐसा लगता है कि उसकी माँ डैड का जो डेथ हुई थी वो एक्सीडेंट में हुई थी। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दिल्ली के ANU यूनिवर्सिटी में। कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठा प्रोफेसर राधिका के लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका यहाँ पर बैठी बहुत सारे स्टूडेंट को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और कश्मीरी को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और यह उसी टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं मानते हैं और वह यह भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड यानी नरसंहार नहीं हुआ था और ना ही किसी पंडित को मारा गया था। और उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी यह सब सच लगने लगता है। जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और इसी बीच का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा के मैनिपुलेट करती है। अगले सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पुष्कर ब्रह्मदत्त से मिलने जाता है, क्योंकि वह एक IAS ऑफिसर होता था। उसे बोलता है कि कश्मीरी पंडित को सुरक्षा की ज़रूरत है और ख़ास करके मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को भारत का जासूस करार दिया गया है। ब्रह्मदत्त कहता है ठीक है। वह वहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं, जिसके बाद ब्रह्म वहाँ की CM के पंडितों की सेफ्टी के बारे में बात करने जाता है, जिस पर CM उसे दोषी करार देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ के IAS हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। इसके बातों को इग्नोर करके CM आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि CM कराटे से कुछ बात कर रहा था। इसका मतलब CM कराटे से मिला हुआ है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कृष्णा ब्रह्मदत्त के बातें कर रहा होता है। वह कहता है कि उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे और वह कश्मीर के लोग बंदूक उठा रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं। अगर आप उनके बच्चों को जीप से बांध कर घसीटोगे और उन्हें टेररिस्ट बुलाओगे तो जाहिर सी बात है कि वह लोग भी बंदूक उठाएंगे। वर्मा को कृष्णा की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि कश्मीरी पंडित
तो ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर पेंस जाता है पुष्कर। सीन फिर पास्ट में जाता है और पुष्कर ब्रह्मादत्त को कॉल करके बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक साथ में पुष्कर ट्रक से बैठकर वहां से दूर चला जाता है और फिर वह लोग कश्मीर से थोड़ा दूर तक में रह रहे होते हैं। वहां पर उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने उन्हें वहां से बचा कर लाया था। अब जब लोग अपने शहर, अपने घर, पैसा सब कुछ छोड़कर भागे थे तो उन लोगों के पास ना ही खाने को खाना था और ना ही पीने को पानी। वह थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे। वह लोग एक वक्त में आधा पेट खाना खाया करते थे। जब वह लोग बस इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन हम लोग वापस अपने घर जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद पुष्कर की जो आँख धीरे धीरे खराब हो रही होती है, ब्रह्मा वहाँ आता है और साथ में होम मिनिस्टर भी आते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोग, सारे लोग कश्मीर के से भाग कर आए थे, वह लोग अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मा, क्योंकि उसकी आँख ही काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी, वह बीमार हो चुका था, जिस वजह से वह ब्रह्मा को पहचान नहीं पाता। इसके बाद ब्रह्मा पुष्कर के बहू से मिलता है और वह कहता है कि वह उनको एक घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिला सकता है। जिसके बाद वह लोग उसी घर में रहने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कराटे मीडिया तक पहुंच जाता है और वहां पर उसका एक इंटरव्यू भी होता है जिसमें कराटे कहता है कि मैंने सिर्फ 20-25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वह लोग RSS के थे और वह खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और इन सब चीज़ों को टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि यह मीडिया तक पहुंच गया, कुछ दिनों बाद ये PM तक पहुंच जाएगा। अगले सीन में पुष्कर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। मरने से पहले वह किशरा से रिक्वेस्ट करता है उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है। अगले सीन में ब्रह्मा कृष्णा की सभी सच्चाई बता देता है। यह सब सुनकर कृष्णा समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीज़ बता रही थी। अगले सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर ले जाते हैं, जहां कृष्णा अपने दादाजी के पुष्कर की अस्थियों को उसी घर में बिखेर देता है। हम आगे देखते हैं कि कृष्णा कराटे से मिलने जाता है और कृष्णा कराटे के पास पहुंच चुका है और कराटे कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित तो खुद ही छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। और कराटे यहाँ पर अपना कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे लोगों से करता है। यह सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि कराटे बिल्कुल सही कह रहा है और इसी बात पर वह जाकर ब्रह्मा से झगड़ा भी कर देता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। तो ब्रह्मा गुस्से में आकर कृष्णा को 3 फाइल्स देता है। जब कृष्णा उन फाइलों को देखता है तो उसमें उसकी माँ और उसके भाई की फ़ोटो थी जिसे कराटे ने गोली मार दी थी। यह सब जानने के बाद कृष्णा वापस से अपने कॉलेज में आता है, जहाँ वो प्रोफेसर यानी कि राधिका एक गाना गा रही थी जो सभी स्टूडेंट को कश्मीर को लेकर गलत धारणा पैदा कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को स्पीच देने को बोलती है। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम ऋषि कश्यप, और उन्होंने अपना वहाँ पर काफ़ी वक्त तक श्रद्धा और ज्ञान प्राप्त किया। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम कश्मीर पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे ऋषि मुनि ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की और इसी तरह बहुत सारे पंडितों से मिलकर कश्मीर को बसाया। कुछ लोग जो वहाँ पनाह लेने के लिए आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें पनाह दे दिया था। धीरे धीरे करके वहाँ रहने लगे और फिर कश्मीरी पंडितों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा। यही सब सच्चाई सब छात्रों को बताता है और वह यह भी बताता है कि कैसे उसकी माँ और भाई को मारा गया था। सीन पास्ट में जाता है तो हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी फैमिली के साथ एक घर में रह रहा होता है और एक दिन आर्मी की ड्रेस में टेररिस्ट वहाँ आते हैं और एक के बाद एक सभी कश्मीरी पंडितों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।